फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आई होप आप सब लोगों ने क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज अच्छे से कर लिया होगा। आज देखते हैं कि हम लोगों को अगर बिजनेस स्टडीज अच्छे से लर्न हो गया है, आपने पूरी की पूरी वीडियोस जो प्लेलिस्ट के अंदर है, मैंने कंप्लीट ए टू जेड सब कुछ करा लिया है, अग करा दिया आपको। अगर आपने देख लिया हो तो आज हम बनाएंगे सैम्पल पेपर और आप मेरे साथ साथ इसको बनाना कंप्लीट। हम लोग सैम्पल पेपर जो सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे है, जो सीबीएसई ने रिलीज किया है, हम उसको बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्लास में बता दूंगा कि मेरा जो कैमरा है वो खराब हो चुका है, जिसकी वजह से सर्विस सेंटर पे मैंने दे दिया है उसको। और होपफुली क्लास वो एक हफ्ते से खराब हो रखा है, तो होपफुली सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हम कैमरे से फिर से फ्रंट में आके अपने बोर्ड पे पढ़ाएंगे। बट अभी यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन है जो क्लास हम अच्छे से यहाँ पे बनाने वाले हैं, जो कि सैंपल पेपर में है, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टू सोर्सेस ऑफ द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। देखो सुनो मेरी बात, आइडेंटिफाई करना है सबसे पहली बात। थोड़ा सा ना, मैं ये आप कितना भी पढ़ लो, आप कितना भी डीपली सिलेबस को पढ़ लो, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं बनाया, क्वेश्चन पेपर नहीं बनाए, गेस्ट पेपर नहीं बनाए, सैम्पल पेपर नहीं बनाए, तो बेटा ध्यान रखना आप एग्जामिनेशन में गलती कर बैठोगे। क्योंकि यहां पे क्वेश्चन के पूछने का तरीका आपको समझ आता है कि हाँ क्वेश्चन पूछ के सकता है, क्या केस स्टडी बन सकती है, कितना क्वेश्चन घुमा सकता है। तो कह रहे हैं आइडेंटिफाई करो पहली बात, और दूसरी बात एक्सप्लेन भी करो। दो सोर्सेस ऑफ द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट दो होते हैं, कौन कौन से, इंटरनल और एक्सटर्नल, विच कैन नॉट बी यूज्ड। कौन सा वो सोर्स है जिसको यूज नहीं किया जा सकता, विच कैन नॉट बी यूज व्हेन द एग्जिस्टिंग स्टाफ इज ईदर इनसफिशिएंट और डज नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द जॉब टू बी फिल। कहते हैं कि अगर आपका एग्जिस्टिंग स्टाफ अच्छा नहीं है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, या एग्जिस्टिंग स्टाफ के अंदर वो स्किल्स वो क्वालिटी नहीं है, तो भैया एक बात बताओ, अगर आपका एग्जिस्टिंग स्टाफ कैपेबल नहीं है तो तुम कंपनी के अंदर से लोगे एम्प्लॉय को या कंपनी के बाहर से? ऑब्वियस है कंपनी के बाहर से लोगे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कौन सा नहीं यूज किया जा सकता, तो जो नहीं यूज किया जा सकता वो है आपका इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, जो आप यूज नहीं कर सकते। तो सर ये तो सोर्स हो गया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि वो दो सोर्स कौन कौन से हैं। तो इंटरनल के दो सोर्सेस आप सबको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि इंटरनल के जो दो सोर्सेस हैं वो है सबसे पहला ट्रांसफर और जो दूसरा है प्रमोशन। इसको दो दो लाइन में, 2 नंबर का है क्लास, तो आप इसे दो दो लाइन में एक्सप्लेन कर दोगे कि ट्रांसफर का मतलब क्या है। सेम अथॉरिटी रहती है, सेम पावर रहती है, हम उसका ट्रांसफर कर देते किसी दूसरे डिपार्टमेंट में। लाइक यहाँ भी वो सेल्स मैनेजर है, किसी और डिपार्टमेंट में भी अगर वो जाता है, किसी और एरिया में जा रहा है, वहां भी, यहाँ भी क्लर्क है, वहां भी क्लर्क है, वहां भी सेल्स मैनेजर है, मतलब उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं है, रैंक में, अथॉरिटी में कोई चेंज नहीं है। प्रमोशन में क्या है, अथॉरिटी बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, सैलरी भी बढ़ जाती है। तो अपनी ओन लैंग्वेज में सिंपल तरीके से इसको एक्सप्लेन कर देना, और ये एक एक नंबर का होगा। अगर आपने सिर्फ इसे लिख दिया ट्रांसफर प्रमोशन तो 2 में से 1 नंबर मिलेगा, और एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा हार्डली 2 लाइन, 2 लाइन इज इनफ एक्सप्लेन करने के लिए, वहां पे आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे, राइट। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, और आप कोशिश करा करो कि वीडियो को पॉज करके आप खुद आंसर बताने की कोशिश करा करो कि आप आंसर बता पा रहे हो कि नहीं, फिर आप मेरे से आंसर मैच करा करो कि ठीक था आपका या गलत था। माइका, माइका लिमिटेड क्लास जो है वो एक तरीके से एक कंपनी है जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाती है। आई थिंक इसे नाइका होना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, किसी ब्रांड प्रमोशन को तो नहीं कर रहे हम यहाँ पे। It is enjoying increased demand for its product during the last few years for the purpose of the expansion of the company। अच्छा, कंपनी अपने एक्सपेंशन के लिए कंपनी को 100 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। द कंपनी डिसाइड, केस बेस्ड क्वेश्चन में जितनी मेहनत से क्वेश्चन को रीड करोगे, जितना समय अच्छे से पढ़ने में लगाओगे बेटा, उतना जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। एज एडिशनल कैपिटल, कहते हैं भाई देखो, हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, 100 करोड़ रुपए की जरूरत है। द कंपनी डिसाइड टू रेज फंड थ्रू इक्विटी शेयर्स। कंपनी इक्विटी शेयर्स के थ्रू फंड रेज करने की सोच रहा है कि भैया जो इक्विटी शेयर्स है ना, वो उसको हम लोग इशू करें। चिराग कपूर जो कि एफएम है, यानी फाइनेंशियल मैनेजर है किसी कंपनी के, यानी सेम कमाइका लिमिटेड के, recommended that शेयर में बी सोल्ड थ्रू इशूइंग हाउस और ब्रोकर। मतलब ये डायरेक्टली शेयर नहीं बेचेंगे, ये इशूइंग हाउस के थ्रू, यानी ब्रोकर्स के थ्रू, इशूइंग हाउस के थ्रू ये शेयर्स बेचेंगे। तो क्लास कहते हैं आइडेंटिफाई मेथड ऑफ रिकमेंडेशन बाय कपूर थ्रू विच द कंपनी कैन रेज कैपिटल। तो भैया आपको अगर मेथड ऑफ फ्लोटेशन पता हो तो सबसे पहला था इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, उसके अंदर हम आम जनता को आईपीओ निकाल के प्रोस्पेक्टस इशू करके पैसे रेज करते हैं। लेकिन जो दूसरा था, जो सेकेंड नंबर था,
उसका नाम था ऑफर फॉर सेल। क्या था क्लास? ऑफर फॉर सेल। तो यहाँ पे चिराग कपूर ने क्या बोला है कि हम डायरेक्टली जनता को इशू ना करके हम इशूइंग हाउस को इशू करेंगे, हम शेयर हाउस को या जो ब्रोकर्स है उनको इशू करेंगे, वो शेयर बिकवाएंगे। तो इसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। तो आपने एक्सप्लेन कर देना है कि ऑफर फॉर सेल के अंदर इस मेथड में डायरेक्टली पब्लिक को शेयर नहीं दिए जाते, स्टॉक ब्रोकर्स को, इंटरमीडियरीज को दिए जाते हैं, जो कि वो आगे क्लास आम जनता को बेचते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो ऑफर फॉर सेल लिखोगे अगर आप, तो आपको मिलेगा क्लास हाफ मार्क्स और एक्सप्लेनेशन मिलेगा 1.5 नंबर का, टोटल 2 नंबर का होगा। तो कोशिश करा करो कि एक्सप्लेनेशन कर दिया करो, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। थर्ड पॉइंट, explain the two concepts which are part of the exercise which would reveal whether a company is understaffed, overstaffed और optimally staffed। किस चीज से आपको पता चलता है जिससे आपके पास ओवर स्टाफ है, अंडर स्टाफ है या ठीक ठाक स्टाफ है? स्टाफिंग का अगर आपको याद हो, स्टाफिंग का प्रोसेस अगर आपको याद हो, तो स्टाफिंग का पहला प्रोसेस, आप सब बच्चे कमेंट में स्टाफिंग का पूरा प्रोसेस लिख के दिखाओ। पहले बात मानो जो मैं बोल रहा हूं क्लास, इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो आप कमेंट में जाओ, पूरा का पूरा प्रोसेस लिख कर दिखाओ मुझे भी, ठीक है? कंप्लीट प्रोसेस, ये आपका रिवीजन है, मन नहीं मानेगा आपका, लेकिन आप लिखो, वीडियो पॉज करो, जाओ लिखो। कहते हैं दो कॉन्सेप्ट आपको बताने हैं। सबसे पहली बात आपको पता होगा, स्टाफिंग प्रोसेस में सबसे पहला था एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। भैया आपको कितने मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, उसके अंदर क्लास हम लोग 3 एनालिसिस करते हैं। तो वो कौन से 2 एनालिसिस है जिनसे हमें पता चलता है कि भाई हमारे पास स्टाफ ठीक है, कम है या ज्यादा है या बराबर है? वर्कलोड, सबसे पहली बात हम एनालिसिस करेंगे वर्कलोड एनालिसिस, कि हमारे पास लोड कितना है, इसे 2 लाइन में एक्सप्लेन कर देना। तीसरा जो है वो है वर्कफोर्स एनालिसिस। भैया हमारे पास वर्कलोड कितना है, वर्कफोर्स कितना है, तुम्हें कंपैरिजन को एग्जामिनेशन में नहीं लिखना है, बट मैं तुम्हें बता रहा था याद दिलाने के लिए कि हमने ये 3 पॉइंट पढ़े थे कि भाई हमारे पास लोड कितना है, हमारे पास फोर्स कितना है ऑलरेडी, है ना, उसके हिसाब से वर्क फोर्स मतलब कितने लोग हमारे पास हैं काम करने के लिए, वर्कलोड मतलब काम कितना है, उसके हिसाब से हम क्लास क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि हम लोगों को और वर्कर की जरूरत है या वर्कर को हमें शिफ्ट करना है, ट्रांसफर करना है या फिर उनको निकाल देना है। ये हमें यहाँ पे देखना है। ओवर स्टाफिंग इज नॉट गुड। अगर आपको 4 एम्प्लॉय की जरूरत है और आप 6 एम्प्लॉय भर रखे हो, तो एक्स्ट्रा सैलरी दे रहे हो और काम बिगड़ेगा, बनेगा नहीं, उससे ज्यादा काम अच्छे से नहीं हो जाएगा आपका। तो ओवर भी गलत है, कम भी गलत है, ऑप्टिमली होना चाहिए। तो उसके लिए 2 एनालिसिस कौन कौन से हैं, वर्कलोड और वर्कफोर्स एनालिसिस। पॉइंट 4, मेजरमेंट ऑफ कंपनी प्रोग्रेस में इन्वॉल्व कैलकुलेशन ऑफ सर्टन रेशियोज। क्वेश्चन को समझना, अंडरस्टैंड करना, और मैं तुम्हारी 40 आउट ऑफ 40 की प्रिपरेशन कराऊंगा, 40 में से 40 दिलाऊंगा, मेरी गारंटी है। बस आप लोगों को जो मेरी प्लेलिस्ट है, मैं डिस्क्रिप्शन में और क्लास दे दूंगा आपको, लिंक ऑलरेडी है, हर सब्जेक्ट की है, मैं बिजनेस की आज बात करूंगा, और कमेंट में जो मैं पिन कर दूंगा पूरी प्लेलिस्ट। टाइम निकालो, डेली सुबह आधा आधा घंटा, 1 घंटा निकाल के एक एक वीडियो देख के उसे क्लास खत्म करो 15-20 डेज के अंदर, पूरा A to Z। और ये जितने भी रिवीजन क्वेश्चन डाल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, सब कुछ दूंगा आपको जो आप डिमांड कर रहे हो, कि स्टडी भी कराऊंगा चैप्टर वाइज, डोंट वरी। बस आप मेरे साथ साथ चलते रहो, काम करते रहो। और अगर आपको लगे कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए बस इस प्लेलिस्ट को अपने सारे क्लासमेट में शेयर कर देना, ताकि क्लास वो भी अपनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। राइट, चलो आगे देखते हैं। मेजरमेंट ऑफ कंपनी प्रोग्रेस, कंपनी का जो प्रोग्रेस है वो कैसे मेजर किया जाता है? लाइक जीपी रेशियो हो गया, एनपी रेशियो हो गया, आरओआई हो गया। सीधी सी बात है, हमने अकाउंटिंग रेशियो के अंदर पढ़ रखा है, कंपनी की जो मतलब कंपनी अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, कंपनी का स्टेटमेंट को एनालाइज करना, इन्हीं रेशियो काम है। और हर पीरियड पे करते हैं, लाइक हर 3-3 महीने में, हर 6-6 महीने में, हर क्वार्टरली, ईयरली। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। यहाँ पे एम्प्लॉय भर्ती करने की बात तो हो नहीं रही। देखो बेटा, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बाकी तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग है नहीं, तो इन 3 में से ही कोई होगा। तो यहाँ पे कहीं भी क्लास ये बात नहीं कर रहा है स्टाफिंग की, कहीं भी किसी को दिशा देने की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि परफॉर्मेंस को चेक करो। तो परफॉर्मेंस को चेक करने का मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग। परफॉर्मेंस को चेक करने का मतलब क्या बात कर रहा है? कंट्रोलिंग की बात कर रहा है, तो ये कंट्रोलिंग है। और अब फटाफट वीडियो पॉज करो और कमेंट सेक्शन में कंट्रोलिंग का पूरा प्रोसेस लिख के दिखाओ। कंट्रोलिंग के प्रोसेस अगर आपको याद हो, सेटिंग आवर टारगेट, उसके बाद मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, उसके बाद कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन के बाद क्या करते हो, एनालाइजिंग डेविएशन, है ना, एनालाइजिंग डेविएशन के बाद टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, उसके बाद फीडबैक इन कंट्रोलिंग, सिंपल, खत्म। तो इसे लिख के देखो, दिखाओगे ना, तो आपको याद रहेगा लंबे समय तक। तो कह रहा है आइडेंटिफाई द फंक्शन, तो फंक्शन आइडेंटिफाई कर दिया। तो ये जो फंक्शन आइडेंटिफाई किया है, ये आपका क्लास 1 नंबर का हो गया, आपने जो पूरा का पूरा फंक्शन आइडेंटिफाई किया। अब उसके बाद यहाँ पे जो आप नीचे पूरा का पूरा लिखोगे, ये भी लगभग क्लास 1 नंबर का हो जाएगा। राइट, ऑल्सो ब्रीफली एक्सप्लेन द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई फंक्शन डिस्कस अबव। सारे स्टेप को लिखने मत लग जाना,
सारे स्टेप को लिखने मत जाओ, वो कौन सा स्टेप है जहां पे ये लोग अलग अलग तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं, तो इसे क्या लिखोगे, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये हो गया क्लास आपका, उन्हीं की 1 मार्क का ये पूरा का पूरा हो जाएगा। तो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस लिखोगे तो आधा ही नंबर मिलेगा आपको यू हैव टू एक्सप्लेन दिस, तो ये आपका 1 नंबर का है, इसे एक्सप्लेन करोगे आधा नंबर, और ये इस तरीके से क्लास ये क्वेश्चन बनेगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो आई होप क्लास कि आप क्वेश्चन को पढ़ के, चैप्टर आपको याद है अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन जितने ज्यादा बनाओगे ना उतना एग्जामिनेशन में आप कर पाओगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, मतलब 50% या 40% डायरेक्ट क्वेश्चन मान लो, और 60% आएगा इनडायरेक्ट क्वेश्चन, लाइक दिस। ओके डियर लर्नर्स, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है। बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अनअकैडमी का 3 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसमें आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा बिल्कुल फ्री, और ये सिर्फ पहले 500 सब्सक्रिप्शन मतलब 500 स्टूडेंट्स के लिए ही वैलिड होगा ये, और एक मेगा ऑफर है जहां पे क्लास 6 टू क्लास 12 सीबीएसई, एमएच बोर्ड, आईसीएसई, आईएससी किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो वहां पे क्लास कोई भी 12 महीना या उससे ज्यादा महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो प्लस सब्सक्रिप्शन, तो आपको 2 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिलता है, यानी 2 महीने आप और उस चीज को एंजॉय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मेरा, SPA10 मेरा कोड है, अगर आप इसे यूज करते हो तो आप एक्स्ट्रा 10% ऑफ और मिलेगा आपको। जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसके अंदर लाइव क्लासेस होती हैं, स्ट्रक्चर PDF मिलता है क्लास आपको, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो, आप सारी फैसिलिटी आपको मिलती हैं जहां पर अपनी प्रिपरेशन को आप बेस्ट कर सकते हो। जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके चेक करो, अच्छा लगे तो क्लास आप SPA10 कोड यूज करके 10% ऑफ लेके मेरा ये जो कोर्स है अकेडमी का ये आप बाय कर सकते हो, राइट। चलो अब आते हैं क्लास अपने क्वेश्चन 5 पे। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, बेसिकली क्या है कि ये केस है और इस केस को बताना है, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, और अगर आपने डायरेक्टिंग चैप्टर मेरा पढ़ रखा है अच्छे से तो मैं डैम श्योर हूं कि आप ये वाला बना जरूर लोगे, राइट। तो चेक करते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है क्लास। यहाँ पे ये कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में कि पवन कुमार जो सीईओ है एक ई कॉमर्स स्टार्टअप के, ई कॉमर्स आप समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, लाइक यहाँ पे Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील है ना, विच वॉज फेसिंग द प्रॉब्लम ह्यूज एम्प्लॉय टर्नओवर। अब पवन कुमार जी कह रहे हैं यार बहुत लोग छोड़ के जा रहे हैं एम्प्लॉय, डिसाइड टू होल्ड अ मीटिंग विद द मैनेजर टू डिस्कस द इशू। मैनेजर्स की मीटिंग बुलाओ, चलो डिस्कस करते हैं क्या बात है, क्यों एम्प्लॉय छोड़ के चले जा रहे हैं। व्हाइल एड्रेसिंग द मैनेजर्स, मैनेजर से बातचीत करते हुए उनको पता चला कि क्लास यहाँ पे सॉरी इन द मीटिंग ही एडवाइज देम, मैनेजर को एडवाइस दिया है कि आप कुछ सर्टन मेजर्स है उसको आपने फॉलो करना है, फॉलो ऑन साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इमोशनल फैक्टर। बेटा ये है काम की बात, सुनो, साइकोलॉजिकल, सोशल और इमोशनल फैक्टर, इस लाइन को पढ़ के ही तुम समझ जाओगे कि ये बात किसकी कर रहा है। ये बात मॉनेटरी इंसेंटिव की कर रहा है मोटिवेशन में या नॉन मॉनेटरी। आप मेरी वीडियो देखना, मैंने क्लियर कट ही लिखा है कि जो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है उसके अंदर साइकोलॉजिकल, सोशल और इमोशनल फैक्टर्स होते हैं। इन ऑर्डर टू मोटिवेट द एम्प्लॉय एक्सप्लेन टू सच मेजर्स डिस्कस बाय हिम व्हेन ही सजेस्टेड दैट जॉब शुड बी मेड इंटरेस्टिंग। देखो जब जॉब इंटरेस्टिंग की बात आती है कि भैया जॉब इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं जॉब इनरिचमेंट। क्या बोलते हैं क्लास? जॉब इनरिचमेंट, यानी कि आपका जॉब इंटरेस्टिंग बनाओ, वर्कर को चैलेंजिंग जॉब दो, एक ही काम करते करते वो बोर हो जाएगा, उसे डिफरेंट जॉब दो, उसे जो उसे अच्छा लगता है उस टाइप का काम दो, वैरायटी, उसको जॉब की वैरायटी दो, अलग अलग काम दो, अलग अलग केस स्टडी दो जहां पे दिमाग ज्यादा लगेगा, तो उसको मजा आएगा बनाने के लिए। अगर आप एक ही सेम इजी लेवल क्वेश्चन बनाते चले जाओगे तो आपको बोर लगने लगेगा, वो काम अच्छे से नहीं करोगे, है ना, आपको मजा नहीं आएगा काम में। तो लाइफ में स्ट्रगल होता है तो मजा भी आता है, तो ऐसा नहीं कि लाइफ बहुत आसान हो जाए, बस दिन भर सोते रहे, फोन चलाते रहे, तो आप एक दिन बोर हो जाओगे कुछ टाइम के बाद। लेकिन अगर लाइफ चैलेंजिंग रहेगी तो आपको एक जीने का वो मिलेगा, गोल मिलेगा, एक ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो जॉब में भी ऐसा ही है, तो अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड के चैलेंजिंग जॉब मिलेंगे, इंटरेस्टिंग जॉब मिलेंगे, अलग अलग टाइप का टास्क मिलेगा, आप उसे अचीव करोगे, फिर एक टास्क मिलेगा, यही तो लाइफ है, यही वर्कर्स की लाइफ है। तो इसीलिए आपने ध्यान रखना है कि इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, और सोर्स होता है कि जॉब ही उसका मोटिवेशन रहे कि यार मुझे अच्छे से काम करना है, यही उसका मोटिवेशन रहेगा, ठीक है। एम्प्लॉय शुड बी कॉन्ग्रेचुलेटेड, तो जब आप एम्प्लॉयज को कॉन्ग्रेचुलेट करते हो, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए उनको कोई सर्टिफिकेट देते हो, कोई टी शर्ट देते हो उनको, तो भैया इस चीज को बोलते हैं क्लास एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय। तो इसके लिए देखो डीपली अगर आपको एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम पता है तो भैया वो पता इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए कि आप इसको पढ़ के वो समझ भी रहे हो कि हाँ ये वही चीज पूछ रहा है,
वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिगार्डिंग फ्यूचर इनकम, तो भाई फ्यूचर इनकम का मतलब क्या होता है, जॉब सिक्योरिटी। एंड वर्कर शुड बी प्रोवाइड एम्प्लॉइज इन ऑर्डर टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड। जब पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप इस चीज में लिख सकते हो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। तो इतनी सारी चीजें हैं, इसमें से कोई भी 2 पॉइंट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, एनी टू। तो बेस्ट टू तो यही होगा, जॉब सिक्योरिटी, जॉब इनरिचमेंट, या कॉन्ग्रेचुलेटेड एम्प्लॉयर प्रोग्राम, या 4th नंबर पे। तो आप कोई भी क्लास बेस्ट टू आपको लगता है वो 2 ही लिखने, 4 मत लिखना बेटा, आप 2 ही लिखना बस, एनी टू। और उसको थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन भी कर देना है, ठीक है, मतलब 2 लाइन 3 लाइन में, राइट। चलो नेक्स्ट, स्टेट एनीथिंग। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आपको डायरेक्ट पूछा गया है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि 3 नंबर का क्वेश्चन है और बोला गया स्टेट एनी 3 इंपोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। अब मेरी बात ध्यान समझना, तो आप सॉल्यूशन जब लिखोगे तो सबसे पहले आप लिखोगे डायरेक्टिंग की मीनिंग, ध्यान रखना, डायरेक्टिंग की मीनिंग, फिर हेडिंग डालोगे इंपोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। मीनिंग बहुत बड़ा लिखना नहीं, 2-3 लाइन में। इंपोर्टेंस ऑफ, आपको मैं गाइड कर रहा हूं ना कि किस तरीके से, ये तो आंसर तो आपको सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा इसके जो आंसर्स हैं, ठीक है, या फिर आप एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वहां पे सॉल्यूशन भी है, मतलब मार्किंग स्कीम भी है और क्वेश्चंस भी है। सीबीएसई के सैम्पल पेपर जो है उस फोल्डर के अंदर फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर वो मिल जाएगा। एसपीसीसी ऐप हर किसी के पास डाउनलोड होना चाहिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है उसके अंदर, बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, तो प्लीज वो डाउनलोड जरूर कर लेना। फिर इंपोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग में क्या लिखना है, एनी 3, तो कोई भी 3 लिख देना आप। अगर आप डायरेक्टली लिखते हो ऐसे ऐसे करके तो 3 लिख देना डायरेक्टली। अगर आपको पता है हेडिंग्स पता है तो बेटर कि आप हेडिंग लिख के उसको एक्सप्लेन कर देना। मैं हमेशा बिजनेस स्टडीज में बच्चों से कहता हूं, हमेशा जो बच्चे मेरे 100 में से 100 भी लेके आ चुके हैं पहले, कई बार ऐसा हुआ, एक बार नहीं, तो वो बच्चे जो है बताते हैं कि सर हमने पॉइंट्स में लिखा है, और उनको गाइड करके भी यही भेजता हूं, आप पॉइंट्स में लिखा करो, वो ज्यादा बेटर है। और पॉइंट्स की नंबरिंग अगर आप ऐसे दोगे तो वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अब आजकल ऐसे नंबरिंग का ज्यादा कुछ फायदा है नहीं, नंबरिंग कैसे भी दे सकते हो, बिकॉज जब 6-7 पॉइंट लिखने होते हैं तो ये एक इंप्रेशन छोड़ नहीं पाता कि कितने पॉइंट्स हैं। लेकिन जब आप 1 2 3 4 लिखते हो तो वो क्लियरली पता है 4, तो 4 नंबर, समझ रहे हो बात को। इसीलिए क्लास यहाँ पे आप रोमन में लिखोगे तो ठीक है, 1 2 3। चलो, तो ये डायरेक्टिंग जो है, इंपोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, इसका जो सबसे पहला पॉइंट है इंपोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग का, वो क्या लिखोगे, टू इनिशिएट एक्शन। बट डायरेक्टिंग ऐसा है, डायरेक्टिंग क्लास एक ऐसा मतलब कि फंक्शन है मैनेजमेंट का जहां पे रियली में काम पहली बार शुरू होता है। टू इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, भाई डायरेक्टिंग मोटिवेशन से, लीडरशिप से, कम्युनिकेशन से ग्रुप एफर्ट्स को जोड़ता है। आपके मेरे नोट्स में होगा, ठीक है, और आप अपनी बुक से भी पॉइंट देखो, आंसर खुद लिखो, जरूरी नहीं कि जो मैं लिखवा रहा हूँ वो सही है, या जो बुक में लिखा है वो सही है, या जो सीबीएसई के सैम्पल पेपर के मार्किंग स्कीम में लिखा है वो सही। अपने मर्जी से लिखो, कोई भी चीज बस सही होना चाहिए, वो लिखो जो आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हो। तो कॉपी मेंटेन करो अच्छे से, इन सबको लिखो, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज यार लाइक कमेंट जरूर करा करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट करा, जहां उन्होंने शुरू किया वहां पे हमने एंड करके दिया आपको। तो यार इतना सपोर्ट तो आपकी तरफ से एक्सपेक्ट बनता ही है। और तीसरा मुझे बताओ क्या है, इसके अलावा भी कोई पॉइंट लिख सकते हो, मीन्स ऑफ मोटिवेशन, मीन्स ऑफ मोटिवेशन, या आप ये भी लिख सकते हो कि टू ये लिख सकते हो, मीन्स ऑफ मोटिवेशन तो हो ही गया। आप ये लिख सकते हो कि टू हेल्प्स टू अडॉप्ट चेंजेस, ये भी लिख सकते हो, हेल्प्स टू अडॉप्ट चेंजेस, हेल्प्स टू अडॉप्ट चेंजेस। तो कोई भी चेंज अगर है तो उस चेंज को हम अडॉप्ट कर सकते हैं, ऐसे पॉइंट आप लिख सकते हो। 7th 6th का, और अच्छा जो 6th क्वेश्चन है ना वो 3 नंबर का है, उसमें ऑप्शन भी है, तो आप ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपको लग रहा है ये आप अच्छे से कर सकते हो। अब एन्यूमरेट का मतलब होता है कि सिंपली आपने बस नाम लिख के उसके बारे में 1-2 लाइन लिख देनी है, आपको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, बहुत ज्यादा, राइट। मतलब आप नाम लिख दोगे तो भी चलेगा। इस क्वेश्चन में क्या है सबसे पहले डिफाइन लीडरशिप, ये आपको बताना लीडरशिप है क्या। तो लीडरशिप आपने बता दिया, वो 1 नंबर का है। टू स्टाइल आपको बता दो, कितना सिंपल क्वेश्चन है। लीडरशिप का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से इन्फ्लुएंस करना फॉलोअर्स के बिहेवियर को टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने का आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो, कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, मैंने जो अपने नोट्स में लिखा है दैट्स वेरी सिंपल, आप वो यूज कर सकते हो, या आपको कोई और आता है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। तो पहले आप देखना लीडरशिप, पहले हेडिंग है। अब आंसर का तरीका देखो, ठीक है, आप हेडिंग डालोगे सबसे पहले लीडरशिप, कि भाई ये लीडरशिप है। लीडरशिप की हेडिंग के बाद, लीडरशिप की हेडिंग डाली, फिर आप हेडिंग डालोगे स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, फिर आप हेडिंग डालोगे स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की स्टाइल्स, पहला आपने लिखा लीडरशिप, फिर लिखा लीडरशिप का स्टाइल,
और स्टाइल में आपको 2 स्टाइल लिखना है, तो आप कोई भी 2 लिख सकते हो, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेसस फेयर, कोई भी, या फ्री रेन आप बोलते हो, कोई भी। तो कोई भी 2 लिखो, उसको एक्सप्लेन करो। ऑटोक्रेटिक में ओनर जो लीडर है वो सारे पावर अपने हाथ में रखता है, और डेमोक्रेटिक में वो कंसल्टेंसी से सलाह कंसल्टेंसी लेता है, मेंबर से पूछता है, फॉलोअर से पूछता है, मिलकर डिसीजन लेता है। और तीसरा पॉइंट जो है वो है फ्री रेन, यानी कि जहां पे लीडर जो है वो आराम करता है, वो सारा का सारा पावर अपने सपोर्टर्स, सॉरी जो सपोर्टर कह लो, या फिर आप जो मेंबर कह लो, ठीक है, उनको दे देता है। अब आप अगर इसमें डायग्राम का यूज करोगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, अगर आप डायग्राम यूज करते हो। ऑटोक्रेटिक का डायग्राम में क्लास इस तरीके से आपको बना के दिखा रखा है, लेजस फेयर का इस तरीके से आपको बना के दिखा रखा है, और डेमोक्रेटिक का भी आपको बना के दिखा रखा है कि इस तरीके से सब लोग मिलके डिसीजन लेते हैं। तो अगर आप इस तरीके से डायग्राम बनाते हो ना, तो और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। हालांकि 3 नंबर में बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है ये, लेकिन अगर आप बना दोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, राइट। 6, लिस्ट एनी 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल। देखो, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो इन दोनों में से किसी का भी फैक्टर अफेक्टिंग पूछ सकता है कि फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो कोई भी, तो सबसे पहले आपको बताना क्या, डायरेक्टली मत लिख देना, पहले बताना फिक्स कैपिटल होता क्या है। फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कब होती है, जब आपको फिक्स एसेट लेना होता है, मशीनरी कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होता है। अब उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से, नेक्स्ट हेडिंग आएगी, फैक्टर्स affecting fixed capital requirement, फैक्टर्स affecting fixed capital requirement। जो फिक्स कैपिटल है उसको अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स है वो कौन कौन से हैं। फिर आप कोई भी फैक्टर लिख सकते हो, आपको बोला एनी 3, 3 नंबर का है इसीलिए एनी 3 बोला है। तो ये देखो, इनकी मार्किंग नहीं है, लेकिन ये आपके आंसर्स को ना बेहतर बनाते हैं, और टाइम आपके पास सफिशिएंट रहेगा। टाइम पेपर अगर आपको आता है तो टाइम सफिशिएंट है, 2 घंटे का टाइम इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। तो इसीलिए आपने सबसे पहले लिखना क्लास यहाँ पे, मान लो नेचर ऑफ बिजनेस, कि भैया आपका बिजनेस का नेचर किस तरीके का है। तो अगर आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो यू नीड मोर वर्किंग कैपिटल, और अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है और आपकी एक ट्रेडिंग कंपनी है, रिटेलिंग कंपनी है, तो यू सॉरी एक मैन्युफैक्चरिंग, अगर मान लो आप एक रिटेलर हो तो आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, और अगर आप एक मान लो होलसेलर हो तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। स्केल, अगर आप छोटे स्केल पे काम कर रहे हो तो आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, और आप बड़े स्केल पे काम कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल आपको ज्यादा चाहिए। बिजनेस साइकिल, अगर आप इन्फ्लेशन में हो तो आपको वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। इन्फ्लेशन में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई को सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा डिमांड की पूर्ति करने के लिए, वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, अदरवाइज आपको कम चाहिए। तो यार इस तरीके से आप कोई भी पॉइंट आप और लिख सकते हो, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता रखा है, एनी 3 आप आराम से लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आपको 3 बार पूरे मिल जाएंगे, हर पॉइंट के एक एक नंबर होंगे। प्रिया इज अ रीजनल, 8th क्वेश्चन है क्लास, आज हम यहीं तक करेंगे। प्रिया एक रीजनल मैनेजर है ऑफ XYZ लिमिटेड। शी इज अ हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय एंड इज ट्राइंग टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन हर कंपनी। शी हैज टू सेट स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी। भैया वो जो प्रिया है वो स्टैंडर्ड सेट कर रही है अलग अलग एक्टिविटी के लिए, टू इंश्योरिंग दैट टारगेट आर अकॉर्डिंग टू दीज स्टैंडर्ड। भैया टारगेट इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं करना चाहिए। सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए मैडम ने कि भैया वर्कर की एक्टिविटी को निगरानी रखी जा सकते, गलत कर रहे हैं तो गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे, और क्लास उनको रिसोर्स को वेस्ट करने से बचाएंगे। शी ऑल्सो रिवॉर्ड द एम्प्लॉय, अच्छा एम्प्लॉय को रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है, अच्छा काम करोगे बोनस मिलेगा, स्टैंडर्ड मेट करोगे तो एक्स्ट्रा मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। शी इज ट्राइंग हर बेस्ट टू इंश्योर अ गुड परफॉर्मेंस of her team this year through the application of an important function of management। अब मुझे बताओ कौन से फंक्शन की बात चले भैया। देखो यहाँ पे कहीं भी डायरेक्टिंग की बात नहीं हो रही, कहीं भी स्टाफिंग की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही कंट्रोलिंग, यानी परफॉर्मेंस को चेक किया जा रहा है, स्टैंडर्ड सेट किया जा रहा है। कंट्रोलिंग का अगर आपको प्रोसेस तो आपने कमेंट में लिख ही दिया, तो अगर कंट्रोलिंग का प्रोसेस आपको लर्न है तो ये सारा का सारा उसी के बारे में बताया जा रहा है। तो आपको कंट्रोलिंग का क्लास कंट्रोलिंग फंक्शन लिखना है, लेकिन इसमें प्रोसेस नहीं मांग रहा, टू बेनिफिट मांग रहा है। तो कंट्रोलिंग का मीनिंग लिखो सबसे पहले कि कंट्रोलिंग है क्या, उसकी मीनिंग लिखो। आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि जी कंट्रोलिंग है, जैसे आपने कंट्रोलिंग आइडेंटिफाई किया उसके इंपोर्टेंस को भी लिखना है। जितने भी क्लास इंपोर्टेंस हैं वो क्लास आपको लिखने हैं। 2 बेनिफिट लिखने क्लास, तो 1.5 नंबर के 2 बेनिफिट होंगे लगभग, तो 3 नंबर। तो यहाँ पे लिखोगे इंपोर्टेंस या बेनिफिट्स ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ कंट्रोलिंग। और आप कोई भी 2 बेनिफिट लिख सकते हो। कंट्रोलिंग के बहुत सारे फायदे हैं, लाइक जो है ये एरर को मिनिमाइज करता है, गोल को अचीव करने में मदद करता है, रिसोर्सेज को कम से कम वेस्ट करता है, आपका एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, और परफॉर्मेंस भी इंप्रूव इन परफॉर्मेंस। बहुत सारे फंक्शन, आपको बहुत बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, आप कोई भी इसमें से लिख सकते हैं, राइट।
तो आई होप क्लास ये वीडियो आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा। लाइक कमेंट करना ना भूलना, अच्छा लगे तो क्लास में सारे क्लासमेट सारे दोस्तों में इसको शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसको पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही अगर आपको अकाउंट्स का और इको का भी सैम्पल पेपर सॉल्व कराना है तो कमेंट करो, इसके बाद हम वही करेंगे। आप जो बोलोगे वो कमेंट कर दो क्लास, वो सारा कभी ना कभी बिफोर एग्जाम में आपको जरूर करा दूंगा, इसकी मेरी गारंटी। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।